अब हम पढ़ेंगे राइबोज शुगर, जो कि एक मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था हेक्सोज शुगर, एल्डोहेक्सोज, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसका यूज पढ़ा था बॉडी में, सेल्स में कैसे यूज होते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट मोनोसैकेराइड है राइबोज शुगर, जो 5 कार्बन शुगर है। इट मीन्स इट इज एल्डोपेंटोसिस। ये 5 कार्बन शुगर है राइबोज, और हेक्सोज 6 कार्बन शुगर, ग्लूकोज। तो आपके सिलेबस में 6 कार्बन शुगर ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है एंड 5 कार्बन शुगर राइबोज। सबसे पहले हम बात करते हैं राइबोज इतनी इंपॉर्टेंट शुगर क्यों है। ये मोनोसैकेराइड्स के अंडर आती है, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स में नहीं आती है, बिकॉज राइबोज को और ब्रेक करने पे कोई भी शुगर मॉलिक्यूल नहीं मिलता है। इट इज अ सिंपल शुगर, so it is a monosaccharide. It is एल्डोपेंटोसिस. It means जो ये 5 कार्बन शुगर है, इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, शुगर्स में हमने कौन से ग्रुप्स पढ़े थे? 2 फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े थे, आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। तो राइबोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसीलिए ये क्या है? एल्डोपेंटोसिस। नेक्स्ट, न्यूक्लिक एसिड के अंदर राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। न्यूक्लिक एसिड चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हमने न्यूक्लिक एसिड पढ़ा था। ये एक सेल है, दोबारा से हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इसको जब और डिटेल में देखा तो इसके अंदर डीएनए, आरएनए प्रेजेंट थे। डीएनए एंड आरएनए, इन दोनों के अंदर ये क्या है? मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स हम पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं हम ये चीजें? बायोमॉलिक्यूल्स में। इट मीन्स बायोमॉलिक्यूल्स है तो इसमें क्या इंग्रेडिएंट कंपलसरी होना चाहिए? एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये जो क्रोमैटिन है, इसके अंदर जो डीएनए, आरएनए प्रेजेंट है, ये दोनों स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ शुगर। इन द फॉर्म ऑफ शुगर प्रेजेंट है, मोनोसैकेराइड, दैट इज राइबोज। तो ये जो राइबोज शुगर है, ये शुगर प्रेजेंट होती है हमारे डीएनए में, हमारे आरएनए में। लेकिन कैसे, किस फॉर्म में होती है, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो न्यूक्लिक एसिड होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, इट इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमर। न्यूक्लिक एसिड कोई सिंगल सिंपल सब्सटेंस नहीं है, ये कैसा है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। इट इज अ पॉलीमर है। पॉलीमर है तो इट मीन्स ये सिंपल यूनिट से बना होगा, मोनोमेरिक यूनिट से बना होगा। तो ये जो मोनोमर है जो न्यूक्लिक एसिड को बनाता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? मोनोमेरिक यूनिट्स हैं। मोनोमेरिक यूनिट्स हैं। अब ये मोनोमेरिक यूनिट्स बहुत सारी होके ज्वाइन हो जाती हैं और एक पॉलीमर बना लेती हैं, और इस पॉलीमर को बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो हमको क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है राइबोज शुगर। अब ये मोनोमर के अंदर शुगर कहाँ प्रेजेंट है? जो न्यूक्लियोटाइड मोनोमर है, न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होता है, वो 3 कंपोनेंट से बना होता है। कितने कंपोनेंट से बना होता है? 3 कंपोनेंट से।
राइबोस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले फर्स्ट हमें क्या याद होना चाहिए? कोई भी स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था, आपको नंबर ऑफ कार्बन्स पता होना चाहिए। ग्लूकोज में 6 कार्बन थे, राइबोस शुगर है, ये पेंटोज है, एल्डो पेंटोज शुगर है, तो इसमें 5 कार्बन शुगर है, 5 कार्बन प्रेजेंट है शुगर में। फिर हमने पढ़े थे एक केमिकल फॉर्मूला, कार्बोहाइड्रेट का एक जनरल केमिकल फॉर्मूला है। अब उस फॉर्मूला को आप नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो ये जनरल फॉर्मूला है CnH2nOn। राइबोस शुगर का अब हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। हमें पता चल गया है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे n की जगह 5, H2n, 2 into 5 10, O5। तो इट मीन्स राइबोस का जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें 5 कार्बन होने चाहिए, 10 हाइड्रोजन होना चाहिए और 5 ऑक्सीजन होना चाहिए। सबसे पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर, फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग? कार्बन की चेन बनाते हैं। 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5 बन गया 5 कार्बन। नेक्स्ट इसकी क्या करेंगे? हम नंबरिंग कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब क्या करना है? इसके अंदर हमें लगाना है क्या? एल्डिहाइड ग्रुप लगाना है, फंक्शनल ग्रुप लगाना है। राइबोस 5 कार्बन ड्रॉ हो गए। नेक्स्ट हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन अभी नहीं लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे डायरेक्टली क्या? एल्डिहाइड ग्रुप, H डबल बॉन्ड O। ये हो गया क्या? फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा दिया हमने? राइबोस के एल्डिहाइड ग्रुप। अब बहुत सिंपल है, अब क्या करना है? इसके अंदर हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगाने हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो फर्स्ट कार्बन की कंप्लीट हो गई, ये 1, 2, 3, 4 बॉन्ड्स हो गए। इसके बाद क्या करना है? सेकेंड से लेके 4 तक सिंपल, जैसे ग्लूकोज में था ना HOH, इसके अंदर भी लगा दो HOH, HOH। फोर्थ कार्बन पे भी HOH है यहाँ पर, सिंपल। और लास्ट पे हमें क्या लगाना है? इधर भी हमें वही लगाना है, HOH। और जो लास्ट वैलेंसी बची इसकी, क्योंकि 1, 2, 3, 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा? H। तो इतने वाले पार्ट को मैंने पहले भी बताया था, आप कैसे लिख सकते हो उसको? ये वाला कार्बन लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। C कितने हाइड्रोजन है? सिंगल हाइड्रोजन कितना है? 1, 2। ये किसी के साथ में अटैच नहीं, जैसे ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में ना, ये अकेले हैं दोनों, तो इन दोनों को लिख लेते हैं CH2 और ये वाला OH। तो इसको दोबारा से हम लोग लिख लेते हैं, इसको सिंपल वे में हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं, CH2OH। ये हो गया सिंपल राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर, फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर। 5 कार्बन्स बना देने आपको। फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा दो, बाकी पूरी जगह पे HOH लगा के जो लास्ट बचा वहां पे H लगा दो, फिर लास्ट में CH2OH कर दो। अब इसी स्ट्रक्चर को हमें क्या बनाना है? इसका रिंग फॉर्म बनानी है। रिंग फॉर्म इन द सेंस फ्यूरानोज रिंग बनानी है। अब रिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो इसी ओपन चेन का रिंग बनेगा। रिंग बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ 2 कार्बन को आपस में आना पड़ेगा। ये एक लंबी चेन है, चेन को रिंग करना है तो कैसी होगी चेन? एक इधर कॉर्नर से, एक यहां से, कुछ 2 आके ज्वाइन होंगे तब एक रिंग बनेगी। तो ग्लूकोज के अंदर भी कार्बन 1 था और वहां पर भी वो C4 कार्बन पे जाके एक रिंग बना रहा था, बॉन्ड फॉर्म कर रहा था। तो ये राइबोस शुगर भी क्या करेगा? रिंग फॉर्म बनाने के लिए अपना फर्स्ट कार्बन का यूज करेगा और फोर्थ कार्बन का यूज करेगा। फर्स्ट कार्बन से और ये फोर्थ कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। किसके बीच में? ये जो ऑक्सीजन है इसके पास में और इसका ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन ऐसा एरो बना देती हूं मैं, इसके पास चला जाएगा। नीचे वाला हाइड्रोजन इसके पास चला गया तो ये ऑक्सीजन कैसा बचा? अकेला बच गया। तो ये अब अकेला बच गया तो ये अब टॉप पे बैठेगा जाकर रिंग में। सबसे पहले हम लोग क्या बना लेंगे? ये एक फ्यूरानोस की रिंग बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 साइड्स हो गई आपकी, 1, 2, 3, 4 एंड 5th। तो ये टॉप पे कौन बैठा आकर? ये जो अकेला बच गया था। C4 के पास में जो ऑक्सीजन बचा था ना अकेला, क्योंकि इसका हाइड्रोजन इसको छोड़ के सबसे C1 के पास चला गया, इसके ऑक्सीजन के पास में, तो ये आकर टॉप पे बैठ गया रिंग स्ट्रक्चर में, ये वाला C4 वाला।
तो यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देती हूँ C4। आप नहीं लिखना स्ट्रक्चर में, आपको याद कराने के लिए मैं यहाँ पे C4 लिख रही हूँ। ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया। अब क्या करेंगे, सिंपल, जो बाकी सब लिखा हुआ है, ग्रुप्स लिखे, इसके अंदर लिख देंगे जाकर। लेकिन कैसे, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग लिखोगी तो ही स्ट्रक्चर करेक्ट होगा। कहीं पर भी कुछ भी लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाले को लेते हैं, लास्ट वाला 6C5 कार्बन को उठाते हैं हम लोग। C4 यहाँ पर है, ये वाला ऑक्सीजन, इसके सबसे पास वाला कौन है, 3 भी है, लेकिन ये CH2OH को ले लेते हैं क्योंकि इसके पास ज्यादा नंबर लग रहे हैं हाइड्रोजन के। इसके पास में 1 2 और 3 हाइड्रोजन है, तो वो आ जाएंगे लेफ्ट साइड। तो ये CH2OH लेफ्ट साइड में, रिंग की एक राइट साइड हो गई, एक लेफ्ट साइड हो गई। लेफ्ट साइड में टॉप पर आके बैठ जाएगा, ये बैठ गया आपका CH2OH। अब देख लेते हैं किसको, नीचे से ऊपर चलते हैं। थर्ड पे क्या है, HOH, सेकंड पे क्या है, HOH, लिख दो यहाँ पर। ये हो गया HOH, ये थर्ड वाला है ना, HOH, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये सेकंड नंबर कार्बन है HOH। अब ये आया यहाँ पर फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि ये हाइड्रोजन ऊपर O के पास पहुंच गया तो क्या बन गया था, OH। ये OH क्या करेगा ना, नीचे नहीं आएगा क्योंकि ये एल्डिहाइड का है, तो थोड़ा सा इसमें एक अलग सा कुछ नेचर है। तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, बाकी किसी के पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है कार्बन के पास में, C1 के पास में फंक्शनल ग्रुप है। तो इसलिए ये वाला H जब O के साथ में कंबाइन होके OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन गया तो ये ऊपर आ जाएगा। ये बन गया फ्यूरानोज रिंग का राइबोज शुगर। ये कौन सी शुगर बन गई, राइबोज शुगर। और राइबोज शुगर किस में प्रेजेंट होती है, डीएनए में कि आरएनए में, प्रेजेंट होती है आरएनए में। इट मीन्स जो आरएनए लोअर ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल है, बट हमारे में जेनेटिक मटेरियल नहीं है, उसके अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप है, कुछ नाइट्रोजनस बेसेस हैं, और जो शुगर की रिंग है, जो शुगर प्रेजेंट है, राइबोज शुगर है, वो कुछ इस तरीके से। तो इट मीन्स आरएनए के अंदर भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो नॉर्मली बायोमोलिक्यूल्स में होते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे इन्होंने क्या स्ट्रक्चर, एक रिंग स्ट्रक्चर बना दिया। जब हम प्रोटीन्स पढ़ेंगे तो सेम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। पॉलीसैकेराइड में हमने स्टार्च पढ़ा, ग्लाइकोजन पढ़ा, ग्लूकोज की यूनिट्स पढ़ी, ग्लूकोज 6 कार्बन, वो भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन था उसके अंदर भी, लेकिन उन्होंने डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाया। पायरनोज की रिंग बनाई, ग्लूकोज ग्लूकोज ज्वाइन होकर क्या बन गए, स्टार्च बन गए, अमाइलोज अमाइलोज पैक्टिन बन गया। यहाँ पर राइबोज 5 कार्बन शुगर ने क्या बना ली, फ्यूरानोज की रिंग। तो ये हो गई फ्यूरानोज की रिंग राइबोज शुगर में। अब हम देखेंगे सेम स्ट्रक्चर कैसे बनेगा डीएनए के अंदर। डीएनए में कौन सी शुगर हो जाएगी, डीऑक्सी राइबोज शुगर। इसका स्ट्रक्चर उससे कुछ बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, सेम स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले हम फ्यूरानोज की रिंग बना लेंगे। ओके, बनाने के बाद में अब क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ये वाला CH2OH लगा दो लेफ्ट हैंड साइड पे। फर्स्ट कार्बन पे भी OH H रहेगा। ऐसा करते हैं, सबसे पहले राइबोज ही बना लेते हैं। यहाँ से OHH, HOH, HOH और ये CH2OH, ये सेम हो गए दोनों बिल्कुल। ये भी राइबोज है, ये भी राइबोज है। अब हमें क्या करना है, डीऑक्सी राइबोज। यहाँ से हमको डीऑक्सी, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन को हटा देना है। अब यहाँ पे कहाँ पे हटाते हैं, 1 पे हटाएंगे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, कहाँ पर हम लोग हटाएंगे, सेकंड पे। सेकंड कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ का ऑक्सीजन हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे, और ये बन जाएगा कैसा, HH। तो ये हो गया डीऑक्सी राइबोज शुगर। सिंपल है, पहले राइबोज बना लो। राइबोज का स्ट्रक्चर में सेकेंड कार्बन पे, कौन से कार्बन पे, सेकेंड कार्बन पे HH, एक जो OH ग्रुप था उसका O हटा दो, वो हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज शुगर। हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए क्यों है, आरएनए सॉरी राइबोज शुगर वाला आरएनए क्यों नहीं है, इसीलिए बिकॉज डीएनए के अंदर यहाँ पे OH O जो चला गया तो इसके पास फंक्शनल ग्रुप कैसे हो गए, कम हो गए एज कंपेयर टू राइबोज शुगर। इसके पास ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो गए, OH यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पर नहीं है। तो जब भी कोई जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल इन द सेंस जनरेशन
बढ़ती जाएंगी, जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस नहीं आना चाहिए, वेरिएशंस नहीं आना चाहिए। तो जो डीएनए है इसके पास फंक्शनल ग्रुप कम है, तो ये कैसा है, लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव है तो कैसा होगा, ये स्टेबल होगा। स्टेबल हमें जेनेटिक मटेरियल चाहिए। राइबोज एज कंपेयर टू डीऑक्सीराइबोज मोर रिएक्टिव है। रिएक्टिव होने के साथ में ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, कम स्टेबल है, अनस्टेबल है। अब आप सोचोगे स्टेबल लेस रिएक्टिव का क्या मीनिंग होता है। अगर हमारा कोई भी जेनेटिक मटेरियल हो, सपोज हमें नहीं पता हमारा जेनेटिक मटेरियल आरएनए है कि डीएनए, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। अगर वो बहुत वेरिएशंस शो करेगा, इट मींस चेंजेस बार बार होते रहेंगे उसके अंदर, तो हमारी बॉडी में भी चेंजेस होते रहेंगे। हम लोगों को एक हेड दिया है, आईज 2 है, हैंड्स भी 2 है, हैंड्स के एक हैंड के अंदर 5 फिंगर्स है। सपोज जो डीएनए जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे हैंड्स की थी कि हमारे हैंड में एक हैंड में 5 फिंगर्स आना चाहिए, उसमें वेरिएशन हो गया जेनेटिक मटेरियल में, डीएनए में कुछ चेंजेस हो गए। जो मैंने बताया था, जो डीएनए होता है न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, उसमें फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन बेसिस एंड शुगर है। जो नाइट्रोजन बेस था उसमें कुछ चेंजेस आ गए। उस चेंज की वजह से क्या हो गया, जो नंबर ऑफ फिंगर्स थी सपोज 5 की जगह कितनी हो गई, 8 हो गई। तो क्या होगा, और ये चेंज होती रहेगी, कभी 8 हो गई, कभी 7 हो गई, कभी 10 हो गई। तो क्या होगा, जो हमारी ह्यूमन स्पीशीज है वो एग्जैक्टली ह्यूमन की तरह नहीं दिखेगी कुछ जनरेशंस बाद, वो चेंज हो जाएगी। इसीलिए जेनेटिक मटेरियल को स्टेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका कार्बोहाइड्रेट्स में से मोनोसैकेराइड जो फर्स्ट टाइप है ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसके अंदर ग्लूकोज एंड राइबोज शुगर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर, इसके फंक्शंस, इसका फॉर्मूला और इसमें डीएनए एंड आरएनए का डिफरेंस बिटवीन, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब मोनोसैकेराइड्स के बाद में नेक्स्ट रहेगा ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स।